बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 विद मी महविश हबीब। प्रोग्राम में जी खुशामदीद आपको कहते हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा। एक बेहतरीन आगाज़ के लिए दिन के वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि आप अपने तमाम तर काम जो हैं वो वक्त की पाबंदी के अकॉर्डिंग करके निपटा लें, क्योंकि अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी के बेशुमार मामला जो हैं वो डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। अगर वक्त की कोई कीमत है तो इसका सही इस्तेमाल है। हम भी पढ़ते हैं जी आज के टॉपिक्स की जानिब। आज सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद के लिए 2025 किस तरह से रहा, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें। फैसलाबाद एक सनती शहर है और सनती एतबार से फैसलाबाद की इम्पॉर्टेंस जो है वो पूरे मुल्क में जो महसूस भी की जाती है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद इंडस्ट्री के चैलेंजेस किस तरह से हैं, FCCI का रोल फैसलाबाद में किस तरह से है, कौन कौन सी हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं जो कम्युनिटी के इस वक्त हक़ में है, और कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसमें अभी थोड़ा सा हमें लूप दिखाई दे रहा है, इस पर भी जी बात करेंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान की प्रायोरिटी में सेहत होनी चाहिए, और सर्दियों में ख़ास तौर पे हम अपनी सेहत पे उस तरह से ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सेहत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों में कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको फ़िट रख सकती है, इस पर भी जी 11 बजे हम बात करेंगे। सब्जियों के भाव ताव से लेकर सोने का जो आज का मार्केट का रेट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के वेदर के सेगमेंट की तरफ, देखते फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है ख़ासा हमें सर्द दिखाई दे रहा है, और हम देख रहे हैं कि खुश्क सर्दी जो है वो पूरे फैसलाबाद को अपने लपेट में लिए हुए है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है 8 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों में कहीं पर भी बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है फैसलाबाद का आज थोड़ा सा हमें प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है गुज़श्ता 2 दिन की निस्बत, और आज हल्की हल्की मज़ाफ़ाती इलाकों में हमें धुंध भी देखने में मिली है। और जब ऐसा मौसम हो तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सेहत के मामला भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारी रूटीन भी डिस्टर्ब हो रही है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप घर से निकलें तो अपने आप को अच्छे से कवर अप करके निकलें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल जो है इस मौसम में बढ़ा दें ताकि आप इस मौसम को अच्छे से एंजॉय कर सकें। आप अगर सेहतमंद होंगे, आप सेहत के जो आप फिट नज़र आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी मौसम जो है वो हार्मफुल आपके लिए नहीं होगा। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं साल 2025 की। अगर हम साल 2025 के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग इस टाइम ये बैठकर सोच रहे होंगे कि साल 2025 कितनी तेज़ी से गुजर गया, और यही बात जो है बिज़नेस कम्युनिटी भी करती हुई दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि साल 2025 बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसलाबाद के लिए कैसा रहा, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी, इंपोर्ट बढ़ी, और ये जो बैलेंस एक मेंटेन रखना था, टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे इस साल 2025 में। इन तमाम तर मामलात को हुकूमत किस नज़र से देखती है, यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे जी बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मियाँ तनवीर अहमद साहब ने। साबिक सीनियर नायब सदर भी रहे हैं FCCI के, और इसके साथ साथ चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन भी है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मियाँ साहब आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मियाँ तनवीर अहमद साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे। साल 2025 में हमेशा से कहती हूँ, अभी मैं बैठ के ये सोच रही थी कि कितनी जल्दी से और कितनी तेज़ी से साल 2025 गुजरा। बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट के हवाले भी सोचा हुआ था, टारगेट्स भी अपने सेट किए हुए थे। अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी नज़र में फैसलाबाद के लिए ये साल कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने साल 2025 के हवाले से बात की, ये बात तो वाकई दुरुस्त है कि वक्त अब जितनी तेज़ी से गुजर रहा है, एक साल गुजरने का पता ही नहीं चलता। अभी हम लोगों के हाथ पे कह लें वो 2025 लिखने की रवानी आई है तो वो 2026 शुरू होने वाला है। तो बिज़नेस के हवाले से जहाँ तक बात करें, जैसे आपने पहले ज़िक्र किया कि फैसलाबाद की इकॉनमी के हवाले से या फैसलाबाद के बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। ओवरऑल मुल्क के जो हालात हैं वो थोड़े से फैसलाबाद से ज़रा मुख्तलिफ उनको आप कह सकते हैं। फैसलाबाद में तो चूँकि ये एक शुरू से एक टेक्सटाइल सिटी है और हमारे फैसलाबाद में बिज़नेस की
सारे बिजनेसेस की ज़्यादा जो डिपेंडेंसी होती है वो टेक्सटाइल के बिज़नेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। और हमारे शहर में तो जैसे मशहूर है कि अगर फ्रूट भी बिकता है उस वक्त ही बिकता है कि जब लोगों का टेक्सटाइल का बिज़नेस अच्छा चल रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है मेजॉरिटी जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल के बिज़नेस से वाबस्ता है। और टेक्सटाइल के हालात तो पिछले सन 2025 में तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, ना तो एक्सपोर्ट के हवाले से ना ही लोकल बिज़नेस के हवाले से। जैसा कि आपके भी इल्म में होगा कि यार्न की कुछ क्राइसिस की वजह से, क्योंकि उसकी भी चाइना से इंपोर्ट भी शुरू हो गई है, कुछ दूसरे वामल भी इसमें हैं कि कॉटन की पैदावार भी कम हुई और कॉटन महंगी भी हो गई है। तो हमारे जो स्पिनिंग यूनिट हैं उनमें तो बहुत क्राइसिस है और शायद 100+ जो यूनिट्स हैं वो अभी भी बंद हैं। तो इसके अलावा जो टेक्सटाइल का बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें वीविंग कह लें और प्रोसेसिंग और जो दूसरे, वो भी काफ़ी हद तक इसकी वजह से मुतासर हैं। तो गवर्नमेंट से वो बारहा उनकी मतलब अपील्स भी करते रहते हैं, चैम्बर्स में मीटिंग्स भी इस हवाले से होती रहती हैं और चैम्बर्स वाले तो अपने तौर पे जो सिफारिशात हैं वो भेजते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक शायद कोई इस साल में 2025 में भी किसी भी हवाले से नहीं हो सकी। ना तो उनके जो यूटिलिटीज़ के रेट थे, यानी कि बिजली के रेट हैं, वो उनके लिए कम हो सके, ना ही कोई गैस के रेट उनके लिए कम हो सके, क्योंकि इसी से उनकी कोई फिजिबिलिटी जो थी बिज़नेस की वो बेहतर हो सकती थी। अगर हम फैसलाबाद की एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बिज़नेस में टेक्सटाइल का जो हमेशा से एक जो मेजर शेयर रहा है, बिल्कुल, तो बल्कि मैक्सिमम शेयर हमारा कह लें कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का ही रहा है। लेकिन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी कुछ इस साल में 2025 में मुश्किलात का शिकार रही है। अगर किसी एक आध महीने में एक एक्सपोर्ट थोड़ी सी बड़ी है तो अगले 2 महीनों में वो कम हो गई है, क्योंकि कभी कभार तो उनको वो अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन अभी तक भी एक्सपोर्टर इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। उनके रिफंड्स के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी उनको इन टाइम नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनके लिए कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और सेकेंडली गवर्नमेंट ने भी अपनी किसी मजबूरियों की वजह से कह लें, आजकल तो खैर गवर्नमेंट के पास किसी भी काम को ना करना हो तो उसके लिए एक ही बहाना है कि जी IMF नहीं मान रहा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने बिज़नेस कम्युनिटी को, स्पेशली इंडस्ट्री को 2025 में कोई ख़ास सपोर्ट इस हवाले से नहीं किया, उनको किसी भी हवाले से कोई फेवर नहीं दी कि जिससे उनका जो बिज़नेस है वो बेहतर हो सकता या वो इंटरनेशनल मार्केट में मोर कम्पिटिटिव हो सकते। बिल्कुल इसी तरह से थ्रू आउट हमने देखा है कि साल 2025 में बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, अक्सर हड़ताल की कॉल करते भी हमें दिखाई दिए। बिलाल, आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम 2025 को स्पेसिफिकली देखें फैसलाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, गवर्नमेंट की तरजीहात में ये बात हमें सिर्फ बयानात की हद तक नज़र आई है कि वो इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, या आपको अमली तौर पर भी ये चीज़ें होती हुई दिखाई दी हैं 2025 में? अच्छा, क्योंकि तकरीबन इख्तिताम पजीर है 2025, मियाँ साहब ने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी मतलब आइडेंटिफिकेशंस और अदाद शुमार के हिसाब से भी चीज़ें बताई। मुझे अमूमन मैं इंडस्ट्रियलिस्टों को भी जब पूछता हूँ तो ये मेरा सवाल बड़ा ही एक मरकज़ी है कि अगर PM चाहते हैं तो फिर रुकावट क्या है। इन एवरी स्पीच वो कह रहे हैं कि मैं एक्सपोर्ट्स के लिए कर रहा हूँ, चाइना जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, हर मुल्क ख़ुद दौरा कर रहे हैं कि कहीं हमारी मईशत बेहतर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो वज़ीर ख़जाना हैं वो माफिया कह देते हैं इनको। अच्छा, आप ये तयन कर लें कि आपने, अब देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट में मरीम नवाज़ साहब ने एक बार माफिया कहा किसानों को, अब किसान अभी तक उसे नहीं भूल रहे। बिलाशुबा उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर दे दिए, नई स्कीमें आ गई, किसान कार्ड आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं जब हमें माफिया कहते हैं, एक स्टेक होल्डर को जब आपने हरीफ बना लिया फिर उसे टेबल पे लाके जितना मर्जी बिठाएं, उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आनी, उसने कहना नहीं 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 ये मेरे ख़िलाफ़ है, ये मेरे ज़हनी तौर पर, क्योंकि जब आपने ये जुमला बोल दिया ना माफिया, तो वो एक जुमला बहुत बड़ा लिबादा है, आपने लेबल लगा दिया है। अच्छा, एक्सपोर्टर से जब भी आप बात करें वज़ीर ख़जाना की, वो कह रहे हैं PM बात करना चाहते हैं, PM काम करना चाहते हैं, वज़ीर ख़जाना तो हमें माफिया कहते हैं। अच्छा, वो मुझे वो किसानों वाली जो सूबाई गवर्नमेंट से इतराज़ था, वो एक्सपोर्टर्स का वफाकी गवर्नमेंट से यहाँ इतराज़ नज़र आता है कि गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट की मूव्स पॉजिटिव हैं। अच्छा, यहाँ तक कि एफबीआर के साथ जो टकराव था वो फिर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बुला के एक्सपोर्टर्स को यकीन दहानी करवाई, आप काम करें, आप हम गवर्नमेंट और सारे अदारे आपके साथ हैं। यहाँ तक जब आना पड़ जाए कि आपके जो वज़ीर ख़जाना हैं उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा देखिए ये लैंग्वेज, और वो क्या कहा था ये वज़ीर ख़जाना ने कि हमने अच्छी रवायत देखी कि साल का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ। ख़ुद जो वज़ीर ख़जाना फैसलाबाद चैम्बर से आगाज़ किया, उन्होंने बजट से पहले सिफारिशात पहले जाया करती थी, अब वो जाके लेके आते रहे कि मुझे बताएं, लेकिन वो सिफारिशात कहाँ गई? प्रॉब्लम इज़ दिस कि पहले वो जाके रद्दी की टोकरी में जाती थी, अब पॉकेट से रद्दी की टोकरी में गई। मतलब वज़ीर ख़जाना अगर आगे उनको बातें बता दी गई खुल के सामने, एक्सपोर्टर्स ने अपने गिले शिकवे और लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने रख दिए, मियाँ साहब वहाँ मौजूद थे, फिर समझने वाली बात और सवाल करने वाली ये बात है कि आखिरकार रीज़न बिहाइंड क्या है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। उन्हें सब कुछ बता दिया कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात है। चीज़ों को प्रीलॉन्ग करके फ़ायदा क्या है? कोई नहीं। इस वक्त बार बार हमारे जो सनतकार हैं वो कह रहे हैं हमारे पास बेहतरीन सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं, इनको कैश किया जाना चाहिए। हम गैर रस्मी देख रही थी 3 बजे का बुलेटिन, यूएई के जो आपने देखा है कि सदर वो आए हुए हैं पाकिस्तान, उनका ये दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन साबित हो सकता है, सिफारती सतह पे भी, सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। अगेन हम देख रहे हैं कि गैप है, बिजनेस कम्युनिटी थ्रू आउट पूरे ईयर हमें ये चीज़ आप 16 सेंट पे बिजली दे रहे हैं, आप टैक्सेस की भरमार दे रहे हैं। मैं आपको एक तकाबली ज़्यादा फिर रिपीट कर देता हूँ। जब अमेरिका ने टैक्सेस आयद किए तो बांग्लादेश हमसे 1 पॉइंट आगे था, लेकिन इनकम टैक्स हमारा 30 था, उसका 29 था, उसने 29 से रिवर्ट किया, सीधा 12 पे ले गया। आपने कितना किया? आपने तो बढ़ाया ही होगा, कम नहीं किया होगा। तो जब ये बिहेवियर चलेगा, आप सनतकार को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे रहे ना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप जुमला तो सोचें कि उसे जुमला क्या दिया गया है कि आप माफिया हैं, तो आप जो आपकी कमाऊ पुत है आप उसे माफिया, वो कहता ले हुण घर चलाओ, मैं नहीं पैसे देने तुहानू। आपने तो उसे बिगाड़, आपने उसे जिच किया ना। बिल्कुल। और मतलब आप ये देखें कि 2 बार इस साल में 10-10 दिन के लिए कंटेनर्स रुके, एक बार आपका रोड ब्लॉक हो गया, एक बार ये हड़ताल चल गई। आप कितने गैर संजीदा हैं कि इस मसले को शुरू होने से पहले ख़त्म या एक दिन बाद ख़त्म करने की बजाय आपने 10 दिन तक प्रीलॉन्ग किया, उसका इम्पैक्ट 3 मंथ तक गया। तारीख में हमारे क्रिसमस और न्यू ईयर के ऑर्डर इतने गंदे नहीं गए जितने इस बार गए। आप अगस्त से शुरू हुए हैं इस माली साल, हम पिछला पूरा साल नहीं गिनते होते, माली साल देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ 1 जुलाई है जो पॉजिटिव गया है जून के मुकाबले में। अगस्त डिक्लाइन, सितंबर डिक्लाइन, अक्टूबर डिक्लाइन, नवंबर डिक्लाइन। क्या आपने थोड़ी सी कोशिश की अगला महीना बचा लें डिक्लाइन से? अगर दिसंबर भी जाते तो आप तो बहुत बड़े डेफिसिट के अंदर है, आपका ट्रेड डेफिसिट ऊपर है, आप इंपोर्ट, पंजाबी कहते हैं अन्य इंपोर्ट कर दे पे, आप इंपोर्ट करके खा रहे हैं। जो है बड़ा पीक टाइम है। आपने देखा कि क्रिसमस गुजर गई, अभी भी न्यू ईयर है, लेकिन ऑर्डर्स जो हैं वो बेचारे जो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं इनमें गैप बहुत ज़्यादा है। और जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बिज़नेस कम्युनिटी हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, वो हमेशा से ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि हमसे मुशावरत अगर कर भी ली जाए तो वो पॉलिसीज़ जो हैं वो सिर्फ टेबल की हद तक होती हैं, उन पॉलिसीज़ को उस तरह से बनाया नहीं जा रहा होता, और जिसके अगर असरात हम देखें तो उसके असरात कम्युनिटी तक उस तरह से नहीं पहुंच पाते। अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी की जो आवाज़ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस आवाज़ का असर उस तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि साल 2025 में और टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से बात हो तो बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ के हवाले से हो तो हम देखते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात वहीं के वहीं मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि आखिर हुकूमत इन तमाम चीज़ों को संजीदा क्यों नहीं ले रही है। अगर हम पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ कहाँ पर हैं। फर्दर भी इस टॉपिक पर जी गुफ्तगू करेंगे, वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे थे कि साल 2025 बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कैसा रहा, हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के लिए कैसा रहा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फैसलाबाद को मिली और फैसलाबाद ने बड़ी खुशसलूबी से उन्हें कैप्चर भी किया और कहाँ पर मुश्किलात का भी सामना रहा है 2025 में। मियां तनवीर अहमद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले पॉलिसीज़ के हवाले से, तो पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? अक्सर बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर इख्तलाफ करती हुई दिखाई देती है कि बिज़नेस कम्युनिटी का हमेशा से ये कहना है कि हमें पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, अगर कोई पॉलिसी मौजूद भी है तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। ये चीज़ बिज़नेस को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है? बिज़नेस कम्युनिटी का ये कहना कि हमें पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, मेरे ख़्याल में तो ये बिल्कुल सच है। जैसा कि बिलाल भाई ने भी बात की कि अभी तक हमारी ना तो टैक्स की पॉलिसीज़ वाज़े हैं, अभी तक किसी भी बंदे को पता नहीं चलता कि आने वाले महीने में टैक्स पॉलिसी में क्या चेंजेस आ जाएंगी। तो एफबीआर के हवाले से तो कंपनीज़ को इस हद तक प्रॉब्लम्स हैं कि मेरा तल्लुक़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। जैसा कि आपके भी इल्म में होगा कि पिछले एक साल में 7 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ से अपना जो बिज़नेस है वो वाइंड अप कर गई, और उसकी जो वजह है सबसे उसमें जो मेन फैक्टर था वो एफबीआर की पॉलिसीज़ थी। उनकी टैक्स की कंप्लाइंसेस जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की या एफबीआर की रिक्वायरमेंट है वो लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा दूसरे भी प्रॉब्लम्स थे, कुछ इंपोर्ट में, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में, कुछ दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जिसकी वजह से कुछ प्राइस उनको इंक्रीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन उनमें से सबसे जो मेजर रोल है वो हमारी टैक्स पॉलिसीज़ का है। तो टैक्स पॉलिसीज़ के अलावा भी जो बाकी भी मामलात हैं उसमें भी गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो कुछ मतलब ज़्यादा वो उनमें क्लैरिटी नहीं है, बल्कि हर चीज़ जो है उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल होती है कि आज अगर एक पॉलिसी चल रही है तो अगले महीने आया वो सिस्टम इसी तरीके से चलेगा या वो उसमें कोई मेजर उसमें चेंजेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को अपने बिज़नेस जो है उनको वो कंटिन्यू करने में मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स बड़ी कंपनी यहाँ से वाइंड अप करके गई हैं उससे ज़ाहिर है एक तो हमारे मुल्क में ऐसे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस चली गई। सेकेंडली उसमें हमें जो एक मेन जो प्रॉब्लम हमारे लिए देखने में आया है कि जो ज़ाहिर है मेडिसिन से एक बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है, और इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन भी थी जो वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ वही बना रही थी यहाँ पे। तो उनकी वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन की शॉर्टेज का भी हमें सामना है कि जिनकी हमें ज़रूरत भी है, लेकिन हमारी कोई लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चीज़ें वो तैयार नहीं करते यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमारे जो पेशेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर्स को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना है कि वो चाहने के बावजूद जहाँ पे उनको उस मेडिसिन की ज़रूरत होती है उन्हें वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, और अगर कहीं पे होती है तो वो ज़ाहिर है फिर उनको कहीं से ब्लैक मार्केटिंग में पेशेंट को वो महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। तो जैसा बिलाल भाई ने बात की कि टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से मेरे ख़्याल में तो जो हमें देखने में कुछ चीज़ें मिलती हैं, बल्कि एक तो हमारे साथ भी एक कंपनी का हम काम करते हैं वो कंट्रासेप्टिव जो मेडिसिन हैं वो उसमें डील करती है। तो मेरे पास इसी साल का एक वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट का एक लेटर भी मौजूद है, कहें तो वो मैं भी आपसे शेयर भी कर सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी जो कैबिनेट है उसने एक डिसीजन किया इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर कि चूँकि हमारे मुल्क की जो आबादी है वो बेतहाशा बढ़ रही है और दूसरे ममालिक जो हैं वो इस आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए हमें डोनेशंस भी देते हैं और हमारी हर तरह से वो हेल्प भी करते रहते हैं। तो उन्हीं की डिमांड्स थी कि हम अपने मुल्क में कम अज़ कम इस सेक्टर के ऊपर जो सेल टैक्स या दूसरे टैक्सेस हैं उनमें वो कमी करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल भी दी कि जी इन फ्यूचर देयर विल बी नो टैक्सेस ऑन दीज आइटम्स ना। तो हमें भी चलें खुशी हुई कि चलो ये प्रोडक्ट्स चलो इस हद तक ही सही कि वो सस्ती हो जाएंगी और लोगों को सस्ते दामों मैसर होंगी, तो जिससे चलें हमारी आबादी में अगर बहुत ज़्यादा मेजर को डिफरेंस नहीं आएगा तो लेकिन चलें अगर स्लाइटली डिफरेंस भी आएगा तो दैट विल बी क्रेडिबल ना। तो लेकिन अभी 3-4 महीने गुजरने के बाद अभी पिछले हफ्ते वो न्यूज़ चल रही थी कि जी IMF ने वो एक छोटा सा कह लें को था कि जिसकी कोई वैल्यू वाइज भी को बहुत ज़्यादा अमाउंट वो बिलियंस में नहीं बनती थी, वो 1 बिलियन से भी शायद कम होगा टोटल जो टैक्स उससे गवर्नमेंट को कलेक्शन होती थी। लेकिन IMF ने जो हमारी जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि नो, यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी रिबेट ऑन दिस सेक्टर।
तो हमारे जब ये हालात हों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में या उसकी पूरी कैबिनेट के हाथ में भी कोई ऐसी ताकत ना हो कि जिससे वो कोई टैक्स पॉलिसी में कोई तब्दीली कर सकें या कोई और ऐसा काम कर सकें, तो फिर हम क्या उम्मीद रखें। फिर हम जब बिज़नेस कम्युनिटी की सिफारिशात नहीं मानी जाती तो फिर हमें इन चीज़ों से फिर हमें अंदाज़ा होता है कि शायद ऊपर जो हमारे अरबाब इख्तियार बैठे हैं उनके भी हाथों में शायद कुछ नहीं है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर और किया भी क्या जा सकता देखो है। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इफ़ेक्ट कर रही होती हैं बिज़नेस को, और अगर बिज़नेस नहीं चलेगा तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगी, टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो फिर IMF की शराइत के मुताबिक ही पाकिस्तान को चलना पड़ेगा, हुकूमत को भी IMF की शर्तें माननी पड़ेंगी। बिलाल, आप किस तरह से देखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात? अगर देखें अपनी जगह है कि IMF की डिमांड्स पे ही सारी चीज़ें की जाती हैं, उनकी सिफारिशात को एक साइड पे रख दिया जाता है। हुकूमत ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि टैक्स कलेक्शन होगी, बिज़नेस जनरेशन होगी, तो IMF की जो शराइत हैं इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो वाइस वर्सा ही चल रही हैं। मैं कुछ छोटी सी मिसाल दूंगा कि IMF है, आपने दिया मुझे कर्ज़ा, आपने मुझे कहा कि कर्ज़ा वापस करना है, मैं नई गाड़ी निकलवाता हूँ और अपने घर वालों को कहता हूँ जी आप ना कनात पसंदी करें, अच्छा नहीं है। अगले दिन मैं 1 लाख का सूट भी लेता हूँ, मतलब छोटी सी मैं रकम बता रहा हूँ ना, मतलब अब मैं महंगे अपने तौर तरीके और वो दिखावा करता हूँ। वो कहते हैं कि आप हमें पैसे कहाँ से देंगे? हम कह रहे हैं देखिए मैंने घर में अपने कनात पसंदी करानी थी, मैं जहाँ गोश्त 5 किलो पकवाता था वहाँ किलो पे आ गया हूँ, मैं मटन बंद करवा दिया है, मिर्च लून बंद करवाती, घर रहे मार देने, खुद नहीं अपना छोड़ना। तो गवर्नमेंट वाई नॉट अपने MNS की पेज, अपने MPs की तनख्वाहें, अपने वुज़रा की तनख्वाहें, अपने अल्ले तलल्ले क्यों नहीं कम कर पा रही? द क्वेश्चन इज़ वो IPP जो लाडले बच्चे बैठाए हैं जिन्होंने यहाँ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि मैं अपनी 3 कंपनियाँ बंद करता हूँ, किसकी बंद हुई? मुझे तो नहीं नज़र आई किसी की बंद हुई। आप जवाब तो दे दें कि इतनी महंगी गाड़ियाँ लेकर आप फिर रहे हैं, आपको तो चाहिए साइकिल पे फिरें, क्योंकि वो जो अमीर मुल्कों के हैं वज़ीर-ए-आज़म वो साइकिल पे फिरते हैं, हम लुटे हुए हैं, हम उनसे महंगे बहुत ही अयाशी पसंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब हमने कर्जा देने वाले को ये दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा सौखा हूँ, तो उसने कहना नहीं तुम नहीं मेरा कर्जा, अब आपको दिमाग है ना ये मेरा कर्जा लाना ही नहीं चाहता, वो आपको कहता है कि नहीं 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 मैंने अब तुम्हें कुछ नहीं खरीदने देना। अच्छा वो मेरे घर में जाने वाली जितनी चीज़ें उसके रास्ता बंद कर रहा है कि ये भी बंद करें ये भी बंद करें, क्योंकि उसे पता है कि इसके घर वालों ने कर्जा उतारना है, इन्हें कोई नहीं लाना। अब ये सूरत हाल हमारी बन चुकी है, क्योंकि देने वाले जो लोग हैं वो तो फिर वही हैं 65-70 लाख। या तो आपने टैक्स गुजार बढ़ा के 2-3 करोड़ कर लिए हैं, आप ये तो कहते हैं हमारे पास लिस्ट मौजूद है तो करें ना क्लिक, ID कार्ड आपके पास बने हुए हैं, उन ID कार्ड्स को क्लिक कर लें, आपके पास टैक्स गुजार हो जाएंगे। ID कार्ड ही बेसिकली NTN नंबर है इस वक्त, तो कितना मुश्किल काम है, आप उनको रजिस्टर करें, वो नहीं रजिस्टर होते क्लिक मार के रजिस्टर कर दें। बिलाल आपने देखा होगा कि 2025 के स्टार्ट में ही हमने देखा था कि फाइलर और नॉन फाइलर्स पे ये रिलीफ मिलेगा, ये कंडीशन जायद कर दी गई, सिम बंद कर दी जाएंगी। देखिए ये मजाक है, ये सिम बंद कर दें, सांस बंद कर दें आप, लेकिन जब आप नॉन फाइलर को फाइलर नहीं बना रहे क्या फ़ायदा है? अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि नॉन फाइलर के लिए सब याशी हैं, फाइलर के लिए सांस तंग है, क्योंकि फाइलर को कहा जा रहा है कि अगर तुमने साल का इनकम टैक्स 15% बढ़ोतरी के साथ ना जमा कराया ना तेरी इंक्वायरी लग जानी। वो कहता भाई मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, कारोबार नहीं चल रहा तो मैं कैसे बढ़ोतरी दिखाऊं? कहते नहीं नहीं तुमने दिखानी है। अच्छा जो 10 करोड़ कमा रहा है वो 1 लाख शो कर रहा है, क्योंकि वो नॉन टैक्स फाइलर है, वो शो ही कुछ नहीं कर रहा, वो याशी में है, उसको तो फ़ायदा है। अच्छा टैक्स गुजार तो नुकसान है। तो ये तमीज़ जो है ना ये ठीक होनी पड़नी है, फिर ठीक होना। बिल्कुल बिज़नेस कम्युनिटी को जितना ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा तो बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती हुई दिखाई देती है, उतना ज़्यादा वो लोग बिज़नेस जनरेट करेंगे। फर्दर भी बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स चैलेंजेस के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ और इश्यूज़ और चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं। मियां तनवीर अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात करें तो आप लोगों के लिए ये साल किस तरह से रहा है? क्या आप लोगों के हदाफ थे वो टारगेट्स पूरे हुए? और आप सबसे बड़ा और अहम चैलेंज क्या देखते हैं? फार्मास्यूटिकल के हवाले से अगर आप बिज़नेस के हवाले से बात करें, देखें बिज़नेस में 2 चीज़ें हैं,
अगर तो हम वैल्यू वाइज बिज़नेस की बात करें तो हमारा फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस यकीनन पिछले साल से ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसको हम बिज़नेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बिज़नेस जो है वो बेहतर हुआ है, क्योंकि अगर उसको हम यूनिट वाइज देखें तो यूनिट शायद हमारे पिछले साल से कम बिके होंगे, लेकिन वो चूँकि प्राइसेस उनकी बढ़ गई, चीज़ें वो महंगी होने की वजह से इन वैल्यू जो हमारे बिजनेसेस हैं वो बढ़ गए हैं। इसी तरह हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बिज़नेस में भी यही कुछ हुआ है कि अगर वो यूनिट देखें कि अगर पिछले साल में उनके 10 लाख यूनिट जो है वो सेल हुए थे, तो इस साल शायद वो 8 लाख यूनिट सेल हुए हों। इसका मतलब अगर उनकी यूनिट वाइज सेल देखें तो उनकी सेल्स जो हैं वो कम हो गई हैं, लेकिन वैल्यू में शायद उनके थोड़ी बहुत वो ग्रोथ उनको नज़र आ रही होगी। तो उसको हम देखने में तो यही कहेंगे कि जी उनका बिज़नेस बढ़ गया है। अगर उन्होंने पिछले साल किसी कंपनी ने 5 बिलियन की सेल की थी और इस साल वो 6 बिलियन की है, लेकिन ऑन अदर हैंड अगर वो देखें तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी पहले से कम हो गई है। उन्होंने कम यूनिट मैन्युफैक्चर किए और कम यूनिट सेल किए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो मेडिसिन्स परचेज़ हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन उसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने को बजट में कुछ इस साल में कोई इंक्रीज़ नहीं किया। जो पिछले साल का बजट था सेम उतना ही बजट हॉस्पिटल्स को इस साल के लिए भी मिला है, जिससे वो चाहने के बावजूद, क्योंकि ज़रूरत तो हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा है, लेकिन बजट की कमी की वजह से वो अपनी जो मेडिसिन्स की तादाद है वो ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सके। तो इस वजह से भी कंपनीज़ की सेल पे कुछ इम्पेक्ट आया है। और प्राइवेट मार्केट की जो सूरत हाल है, आम जो पेशेंट है वो तो उसके जो माली हालात हैं, जिस तरह का हमारे सारा सिस्टम चल रहा है उसमें तो वो उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो पहले से कम हो गई है। मेडिसिन चूँकि महंगी हो गई हैं और इस वजह से भी जो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो मेडिसिन ख़रीद नहीं पा रहा। तो उस वजह से ओवरऑल अगर सेल्स देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेल में कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि फार्मास्यूटिकल का जो बिज़नेस है वो पहले से कम हुआ है। और कंपनीज़ जो उस हवाले से परेशान भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को साथ लेके ही उन्होंने चलना होता है, और वो चल रहे हैं जैसे तैसे अपने बिज़नेस को चला रहे हैं। और इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए कुछ कंपनीज़ जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। हर बंदा तो ज़ाहिर है वो बिज़नेस के साथ अपने आप को चलाता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होती, लेकिन बड़ी कंपनीज़ के पास और स्पेशली मल्टीनेशनल के पास तो बहुत सारी सेकंड ऑप्शंस होती हैं कि अगर उनका बिज़नेस यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा तो वो यहाँ से वाइंड अप करके किसी और कंट्री में या कहीं और जाके तो वो अपना बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो इस पोजीशन में होते हैं। तो इसी तरह मेरा ख्याल बाकी बिजनेसेस का भी हाल है, और उसमें ज़्यादा जो रोल है सबसे मेजर वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ही है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल की कोई पॉलिसी हो तो उसमें फार्मास्यूटिकल के लोगों को ज़रूर शामिल किया जाए। टेक्सटाइल की कोई पॉलिसी बनानी हो तो उसमें टेक्सटाइल के लोगों को शामिल किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क की ये रवायत रही है कि जो डिसीजंस हैं वो ऊपर बैठकर कर दिए जाते हैं, और जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको लूप में नहीं लिया जाता, या उनके जो मशवरे होते हैं उनको उस पॉलिसीज़ में शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। देखा होगा कि जब पॉलिसीज़ आ जाती हैं और जब से यूटिलाइज़ करना होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह के मेजर सबसे बड़ा जो आपके सामने है कि हमारे शहर का जो हाल है, हमारे तकरीबन जो 50,000 जो दुकानदार हमारे इन 8 बाज़ारों के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, और वहाँ 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत अच्छी बात है, शहर को खूबसूरत होना चाहिए, बनाना भी चाहिए। हमें इसमें कोई किसी भी बंदे को, इस शहर के किसी बंदे को इस पर कोई इतराज़ नहीं है। हर बंदा खुश है कि चलें हमारे शहर में कुछ बजट लग रहा है, हमारा शहर भी को खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो वहाँ पे 50,000 स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं उनको इत्माद में लेके उनके जो मशवरे वो लोग देते हैं उसको भी वेटेज दी जानी चाहिए, और उनको साथ लेके चलना चाहिए, ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका बिज़नेस भी चलता रहे और शहर की ब्यूटिफिकेशन भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो जो कुछ हमारे देखने में आ रहा है कि अभी तक तो उनसे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा कि उन्होंने करना क्या है,
क्योंकि कोई एक हफ़्ता उनकी कोई और सोच होती है और 10-15 दिन के बाद शायद उसमें कोई फिर वो चेंजेस आ जाती हैं, या शायद फिर उनको अंदाज़ा होता है कि ये जो चीज़ हम सोच रहे हैं ये फिज़िकली एप्लीकेबल नहीं है और वो हम इसको मतलब यहाँ पे इस तरह तरीके से नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी भी अनसर्टेनिटी का शिकार है कि अब लोगों के जो हालात हैं, आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि कोई बंदा भी शहर का रुख नहीं करता। इवन मुझे शायद कितने माह हो गए हैं कि मैं उन 8 बाज़ारों में मैंने जाकर नहीं देखा कि वहाँ के हालात इस तरह के, जो सुनने में आता है उसके मुताबिक बंदा देखता है कि यार वहाँ पे जाएंगे कैसे, गाड़ी कहाँ पे खड़ी करेंगे, और इसके बाद ज़ाहिर है हर बंदे की वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पे जा सके। तो हर बंदा प्रेफर करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ कि जहाँ पे मुझे कम अज़ कम इन द सेम प्लाजा मुझे पार्किंग मिल जाए और मैं चंद कदम चल के तो जो भी चीज़ें शॉपिंग करनी है या कुछ और करना है तो वो कर लूँ। इस वजह से लोगों की आमदोरफ्त 8 बाज़ारों में बहुत कम हो गई है, और जब वहाँ आमदोरफ्त नहीं होगी तो उन लोगों का बिज़नेस कैसे चलेगा। और इसी तरह जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनमें भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या तो उनको लूप में लिया ही नहीं जाता, और अगर ले भी लिया जाता है उनको मतलब एक उनकी सजेशंस ले भी ली जाती हैं तो शायद वो बगैर पढ़े ही तो रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। आपको याद होगा कि आने वाले बजट में जब हम देखते हैं कि यार सारे चैम्बर्स ने तो सजेशंस कुछ और भेजी थी और जो कुछ हमें फिनांस बिल में नज़र आ रहा है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो फिर जाहिर है हाथों के तोते क्या बंदे का सब कुछ ही उड़ जाता है और बंदा सोचने में मैं यहाँ पर वही बात कर रही है। हूँ, बजट से पहले आपने देखा होगा कि आप लोग कितने गर्मजोशी से सिफारिशात लिखते हुए दिखाई दे रहे थे, आपस में डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे थे कि इस साल का जो बजट है 2025 का 2026 का ये इस तरह का होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, टैक्स इस्लाहत में ये चीज़ें होनी चाहिए, और उन सिफारिशात को एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन उसकी जो हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखी वो कहीं नहीं दिखी। यही बात मैं भी कर रहा था ना कि इन महीनों में तो अभी फिर चैम्बर्स में वो शुरू हो गए हैं कि जी अपनी अपनी जो प्रपोजल सजेशंस वो अगले बजट के लिए तैयार करें। वो 2-3 महीनों के लिए हमें एक एक्टिविटी मिल जाती है सारी एसोसिएशंस को, चैम्बर वाले भी आगे कहते हैं कि यार अपनी अपनी सिफारिशात अगले बजट के लिए तैयार करके भेजें। तो वो 2-3 महीनों में कह लें मार्च तक वो अपनी सिफारिशात तैयार करके भेजते हैं और इस उम्मीद पे 2-3 महीने गुजार देते हैं कि इस बार ज़रूर हमें कुछ ना कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने वादा किया है, या जो मिनिस्टर्स आते हैं वो सब्ज़ बाग दिखा जाते हैं कि इस बार ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा, आपका ये काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन जब वो फिनांस बिल फिर जून के महीने में असम्बली में आता है तो फिर हम लोग देखते रह जाते हैं कि यार वो हमारी सिफारिशात तो इसमें कहीं ढूंढने से भी नज़र नहीं आ रही, या उनके तो कोई करीब करीब भी नहीं गया। तो जिसकी वजह से फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी हमारी इंडस्ट्री जो है वो मायूसी का शिकार भी होती है और मुश्किलात का शिकार तो वो है ही, तो और उनकी मुश्किलात जो है वो पहले से और बढ़ जाती हैं। और जो बंदा और बिज़नेस कम्युनिटी ना ये बात करती हुई दिखाई देती है सादा और आसान इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि बिज़नेस जो है इस शहर के लिए जनरेट किया जाए, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एक कम्युनिकेशन गैप, फीडबैक अप्रोच का। फर्दर भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से, और साल 2025 कैसा रहा और क्या टारगेट्स थे, क्या हदफ थे। बिलाल, अगर हम 2025 के हवाले से देखें तो इसमें महंगाई की रेशो को आप किस तरह से देखते हैं? महंगाई ने एक आम इंसान की ज़िंदगी को कितना मुतासिर किया और कारोबार पे क्या इसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आए? अच्छा, मैं ओवरऑल 2025 के ना पहला हाफ बहुत अच्छा था जून तक का, उसके बाद जुलाई भी अच्छा गया है। उसके बाद अब देखें जो जून 2025 में बजट पेश किया गया 2025-26 का, उसके अंदर आपने बता दिया कि शरह महंगाई बढ़नी है। देखें उसके बाद चीनी बढ़ी, आटा बढ़ा, आपका चिकन गया, आपका मटन गया। आप ले दें 1600 मटन किसी के, मुझे मैं कहता हूँ 10 मन ले दें, लेके तो दें कहीं से। आप ले दें 1200 का या 800 का आई थिंक सो बीफ लिखा हुआ है, ले दें कहीं से आप। हाँ, अब चिकन वालों के साथ मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हम गाहक हैं, हमारे नज़दीक जिसने हमें बेचना है ना वो गुनहगार है। ये हकीकत है, ये अवाम का एक सादा फार्मूला है। हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सही बात। फार्मर का रेट निकलता है, मैं आपको अब हकीकत बताने लगा हूँ, फार्मर का रेट निकल रहा है फार्म से फॉर इंस्टेंस आज का 420 रुपये। सही। सरकार का रेट जो दिया गया है फार्मर्स को आड़तीये की तरफ से 420 का उठाना है। अच्छा, डीसी साहब ने खुश करने लिए वो रेट कितना दिया गया है? 390। 30 रुपये का चूहा लग गया, ठीक है। इनसे 420 का उठवा रहे हैं, महंगा लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब दुकानदार को देने के ये पाबंद थे 30 रुपये ऊपर, उसे उतना महंगा दिया, जब 100 रुपया तो वहीं डल गया है। बिल्कुल। अब ये जो ब्लैक मार्केट से किसने पकड़ना है? मैं तो उस दिन प्रोग्राम भी किया है, मैं ख़ास तौर पर वो सलमा भट्ट साहिबा को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पोल्ट्री वालों के साथ मिलके, जो ये दुकानदार हैं, इनके साथ मिलके फजर से पहले एक रेड करें और चेक करें। जो गाड़ी वाला मुर्गियां उतार के जा रहा है मिडल मैन, वो पर्ची भी नहीं देता, वो कच्ची पर्ची तो लिख जाता, इन्ना दे दिया। दुकानदार बिजली का टैक्स भी दे रहा है, दुकान का टैक्स भी दे रहा है, वो सब टैक्सेस दे रहा है। अच्छा, आपने हर जगह सेल टैक्स लगा दिया है। ये चिकन है बिक रहा है, मटन है बिक रहा है, इस पे आप चेक ही कर लेना। जो इनके पीछे सप्लाई दे रहे हैं उनको तो पूछ लें कि वो क्यों नहीं दे रहे। आप फीड पे लगा दिया, ठीक है, फार्मर को पड़ गया, लेकिन मिडल मैन के पास कुछ भी नहीं है। दुकानदार को भी पड़ गया, मिडल मैन मौजें कर रहा है। वो सुबह को उठता है, बल्कि उठता क्या, रात को उठता है, मगरिब के बाद इशा का वो एक रेट निकालता है, और रात उसने 4-5 घंटे दिहाड़ी लगानी है। उसके बाद वो 10 लाख की दिहाड़ी लगा के सो जाता है। दुनिया फिर देखती रहती, लोग लड़ते रहते हैं, इधर से मजिस्ट्रेट जा रहे हैं, 10,000 का जुर्माना, 20,000 का जुर्माना, वो चीख रहा है मैं कहाँ से, वो 10 रुपये उस जुर्माने के बाद महंगे करके और बेचता है, अपना 10,000 निकालता है। अवाम पिस रही है, ड्रामा देखने पुतली तमाशा चल रहा है, उस मिडल मैन को पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जब उस मिडल मैन को वो हाथ डालता है, वो आगे से ग्रुपों में मैसेज करता है मैं गोली मार के मार दूंगा, वो डीसी को डायरेक्ट चैलेंज कर जाता है, को पूछने वाला ही नहीं है। ये यहाँ सीसीडी जैसे अदारे होने के बावजूद सीसीडी ने बड़ा कमाल किया। डरो खौफ लोगों के अंदर होना चाहिए अदारों का, कि कोई अदारा मौजूद है जो हमें अकाउंटेबल कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि आप चीज़ों को मुरतब करें। आप देखें ना, आपने हॉस्पिटल में भी FBI पहुँचा दिया, ठीक है, जाना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं हम तो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स लेना किससे अब आपने? अच्छा, वहाँ प्रेग्नेंट औरत बैठी है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनसे जाके पूछ रहे हैं आपको क्या बीमारी है, आप यहाँ दाखिल हैं, प्राइवेसी होती है। डॉक्टर्स अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेरे ख्याल में FBI को ये कवर होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि जो नहीं दे रहा उससे तो पूछ लें, जो टैक्स दे रहा है वो पिसी जा रहा है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको हल्फन इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ, 4 माह से एक्साइज इस्लामाबाद में मेरा एक केस, मेरा अपना ज़ाती गाड़ी की ट्रांसफ़र का केस है, और FIA के लेटर्स तक 2 बार पहुँच गए हैं, लेकिन 5-10 हज़ार रुपया लेना वहाँ ओदे पीछे सारा केस रुका हुआ है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। अब इससे बढ़ के क्या है कि मत्थों भी जाके उन्होंने दास्ता कि भाईजान ये लेटर है, नहीं जी ये ऐसे नहीं है। सिर्फ क्या है कि बाबा कायदे आज़म साहब अंदर से जाएं तो वो ये जब रवाज आपकी करप्शन का इस लेवल पे होगा कि आपके जायज़ काम रुकेंगे, फिर मेरा टैक्स गुजार होने का मुझे क्या फ़ायदा? मुझे तो बता दें, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुझे तमीज़ से नहीं डील किया जा रहा, तो मैं तो फिर बदतमीज़ अच्छा हूँ ना। मैं टैक्स नहीं दे रहा, मैं टैक्स चोरी करता हूँ, फिर मुझे टैक्स चोर कहते। टैक्स चोर कहने से कौन सा मेरी नमाजों के आपने सवाब कम कर देना। जो है बिलाल, और जो दावे हैं वो फिर हमें जैसे कहते हैं वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हुकूमत ये बात कहती है कि डिजिटलाइजेशन इकॉनमी करनी है, मुल्क तरक्की करेगा, टैक्स कलेक्शन होगी, खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने वालों के तरफ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें कोई आसान हो गया। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनकी OPD भी परसों से बंद है। परसों भी मुझे एक मेरे अंकल दाखिल थे तो उनके तीमारदारी के लिए जाना पड़ा, तो परसों मैं गया हॉस्पिटल में तो पूरी OPD बंद। कल मैं गया हूँ तो कल भी पूरी OPD बंद। अब देखें जो पेशेंट सफ़र कर रहा है ड्यू टू द पॉलिसीज़ ऑफ FPR, तो देखें उन बेचारों का क्या कसूर है कि वो डॉक्टर को चाहने के बावजूद, किसी को कोई इमरजेंसी है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो वो किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहे कि डॉक्टर्स भी स्ट्राइक के ऊपर है। जब ये हालात मुल्क में क्रिएट कर दिए जाएं कि हर बंदा जो उसके पास कोई दूसरा उसको हल नज़र ना आए कि वो उसको स्ट्राइक पे जाना पड़े, कोई बंदा भी अपना बिजनेस बंद नहीं करना चाहता। जिस तरह ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई, उन लोगों ने भी मजबूर होकर हड़ताल की, वरना कौन चाहता है कि वो अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाए। इन शॉर्ट, आप M-टैग मोटरवे सफ़र करती हैं ना, अगर M-टैग आपका लगा है तो आपको कम पैसे लगने हैं, अगर आप कैश देंगे तो 50% ज़्यादा है।
तो ऐसा करें ना पंपों पे, इसी मैं तरह कार्ड से से। पे करता हूँ, मुझे आप बिल्कुल डिस्काउंट बिल्कुल दें, कैश इस वाले तरह में से पढ़ लो। ये जो मामला है ना टैक्स कलेक्शन के, ये रिजॉल्व होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल 2025 हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा रहे, टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से भी, और पॉलिसीज़ जो भी बनाई जाए उसमें मुशावरत लाजमी की जाए। बहुत शुक्रिया मियां तनवीर अहमद साहब, Thank you. आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर साहब, आप प्रोग्राम में आए जी। बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं इसमें जो गैप है ये रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में आज सोने का रेट क्या चल रहा है। सोने की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी सोने की कीमत में हमें तकरीबन 600 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। आज की अगर एक तोला कीमत के हवाले से बात करें तो 4,71,700 रुपये में एक तोला मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 4,04,413 रुपये में 10 ग्राम जो है सोना फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे इस टाइम सोना जो है वो पहुंच चुका है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड मार्केट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब सोना उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब दुकानदारों की ये बात करें तो दुकानदार ये कह रहे हैं, ज्वेलर्स ये कह रहे हैं कि अब उनके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा मंदी दिखाई दे रही है। सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरमायाकार भी इस टाइम जो है थोड़े डाउटफुल हैं। आलमी सतह पे भी देखें तो सोने के जो रेट हैं इसमें हमें काफ़ी हद तक इजाफा दिखाई दे रहा है। आई होप सो कि आने वाले दिनों में लोग ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद सोना जो है वो सस्ता हो। करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। आज की करेंसी के रेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अगर यूरो के हवाले से हम बात करें तो यूरो की आज की बाइंग पार जो है वो 330.13 रुपये है, और अगर सेलिंग पार देखें 330.72 है। और इसी तरह से सऊदी रियाल जो है वो 74.67 में बाय किया जा रहा है और 74.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.27 में बाय किया जा रहा है और 76.4 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही है, 378.42 में बाय किया जा रहा है और 379.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर अगेन हमें स्टे दिखाई दे रहा है, इसकी प्राइस में मुस्तकिम है। इसकी कीमत थ्रू आउट 2 वीक्स 280.1 में बाय किया जा रहा है और 280.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये थे जी आज के करेंसी के रेट। अगर हम करेंसी का कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट रेट जो है लास्ट 2 वीक से हमें मुस्तकिम दिखाई दे रहे हैं, सिवाय यूरो और पाउंड की कीमत में हमने देखा है कि इस एक हफ़्ते के दौरान 1-8 रुपये का जो है इजाफा दिखाई दिया है। सोने की कीमत जो है ये हमें कहीं पर मुस्तकिम नहीं दिखाई दे रही। आने वाले दिनों में किस तरह से सोने का रेट रहता है जी, इस पर भी हम आपको फ़क्तन फ़वक्तन जो है आगाह करते रहेंगे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सेहत के हवाले से। और मैं जब भी सेहत के हवाले से बात करती हूँ तो मैं हमेशा से ये बात करती हुई दिखाई देती हूँ कि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, इसमें हमारी सेहत कहीं पर नहीं आती। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हम में से कितने लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जो एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। तो यकीनन जब आप इस टाइम अपने आप से ये सवाल कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों का जवाब ना में होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं कि सर्दियों में हम सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं और हमारी सेहत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देती है। किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, फ़िटनेस किस तरह से बरकरार की रख सकते हैं। और फ़िटनेस वो लोग जो कि सिर्फ ये समझते हैं कि ये ड्रीम है, लेकिन ये नामुमकिन ख्वाब जो है मुमकिन हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस पे जी हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद नवाज़ बाजवा साहब ने। फ़िटनेस ट्रेनर हैं और इनकी जो टिप्स हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आपके जो फ़िटनेस गोल्स हैं वो भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नवाज़ बाजवा अल्लाह साहब, का आप ठीक हैं? शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक्सरसाइज के हवाले से, मॉर्निंग वॉक के हवाले से, तो मुझे सर्दियों में ये लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है और अमूमन लोग जो हैं सर्दियों में फ़िटनेस का ध्यान उस तरह से नहीं रख सकते। आप फ़िटनेस ट्रेनर के तौर पे इस ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं कि आया विंटर में वाकई ही ये ट्रेंड्स कम हो जाते हैं अपनी सेहत पे ध्यान देने के हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि सर्दियों में सब जैसे ही सर्दी अचानक से आती है तो लोग थोड़ा सा हाइबरनेट हो जाते हैं ठंड की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं ग्रेजुअली तो फिर आपकी
इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है और आपकी क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और बीमारियों का ख़तरा आपके लिए बढ़ जाता है। बट सर्दी या गर्मी का एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं। मेडिकली अगर देखें तो आपको हमेशा ही एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, तो इसको डे बाय डे आपने करना है। इसको कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने हफ्ते के लिए की, महीने के लिए अडॉप्ट की, उसके बाद छोड़ दी। ये आपने सारी उम्र करनी है। एक है कि आपकी जैसे लोग अक्सर बोलते हैं कि जनाब सांसें तो उतनी हैं जितनी अल्लाह ने लिखी हैं, बिल्कुल वैसे ही है, उतनी ही है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपने कैसे लेनी है। हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के 60 साल पूरे करने हैं आपने, या हेल्दी चलते फिरते 60 साल अपने पूरे करने हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। तो गर्मी और सर्दी को नहीं देखना चाहिए, जो आपकी लाइफस्टाइल है उसका हिस्सा बनाएं फिटनेस को। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा था कि जन्नत में हर कोई जाना चाहता है बट मरना कोई नहीं चाहता। इसी तरह फिट हर बंदा रहना चाहता है बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो फिटनेस जो है ना वो आपके लिए मेहनत मांगती है। जैसे आप एक मकान जो है वो रेंट आउट करते हैं, उसका वियर टेयर करते हैं, बिल्स वगैरह पे करते हैं तो वो आपके पास रहता है, नहीं करते तो वो वापस ले लिया जाता है। इसी तरह फिटनेस है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखना पड़ता है, अपने स्लीप साइकिल का ख्याल रखना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो आप फिट रहते हैं। छोड़ देते हैं तो आप ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों का शिकार होते हैं। अभी जैसे नवाज़ मैं बात कर रही थी आपसे ब्रेक में दौरान के बहुत सारे लोगों का ना 2025 का गोल रहा है कि उन्होंने अपनी फ़िटनेस जो है उसे बरकरार रखना है, फ़िट रहना है, लेकिन हमारे ये गोल पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो मैं ये समझती हूँ कि एक एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती होता है। अगर आपने साल 2025 में अपना फ़िटनेस का गोल नहीं अचीव किया तो कभी कहीं से भी आगाज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ओबेसिटी के हवाले से बात करें तो ओबेसिटी को हम थ्रू आउट एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक किस तरह से कम कर सकते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात तो कि जो आपका गोल है ना उसको फिर आप प्रायोरिटाइज़ करें। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उस गोल को प्रायोरिटाइज़ किया या सबसे एंड पे रखा है। और बड़े अफसोस की बात है कि हेल्थ हम लोगों की प्रायोरिटी में सबसे एंड में आती है। आज करते हैं, कल करते हैं, और कल कभी भी नहीं आती। वो सियाने कहते हैं ना, कल कभी नहीं होती, हमेशा आज ही होता है। तो जब आपने शुरू करना है उसी दिन से शुरू करें, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें। एकदम जाके जज्बाती, उन्होंने अक्सर देखा जाता है कि जिम में लोग आते हैं वो इतना पैशनेट होते हैं कि पहले दिन ही आके 3-3 4-4 घंटे लगे हैं और अगले दिन इतने क्रैम्प्स पड़ गए हैं तो उठा नहीं जाना। तो हम अक्सर क्लाइंट से कहते हैं अगर आपने 40 साल में अपना ये हाल किया है तो इसको 40 साल नहीं, 40 महीने नहीं, 40 हफ्ते नहीं, कम से कम 40 दिन दें, आपकी बॉडी यूज़ टू हो, इसको अडॉप्ट करे, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखना शुरू होंगे। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि यहाँ से आपने पेट जो है वो रेस करके छोटा कर दिया है, ये वाला मसल बड़ा कर दिया है। तो ये डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, मंथ इन मंथ आउट, ईयर इन ईयर आउट, ये आपको टाइम लगना है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखें। आप बीमार हो जाते हैं, आप अपने काम नहीं कर सकते, अपने घर वाले नहीं आपको अच्छे लगते। तो हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से पूछा कि या अल्लाह पाक तू परवरदिगार है, तेरा तो कोई रब नहीं, तू सबका रब है, पर अगर कभी तेरा रब होता तो तू उससे क्या मांगता? तो अल्लाह पाक का जवाब सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं उससे सेहत मांगता। इतनी बड़ी नेमत है। तो जब तक ये हमारे पास होती है हमें इसकी कदर नहीं होती, और जब चली जाती है तो फिर हम कहते हैं ये कर लेते तो वो कर लेते। और दूसरी बात ये कि इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। आप जब भी शुरू कर लें आप मज़ीद नुकसान से बच सकते हैं और पिछले को ओवरकम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको करना चाहते हैं या फिर लेम एक्सक्यूज़ेस देना चाहते हैं। बिल्कुल, और मोस्टली हम लेम एक्सक्यूज़ेस जी, दे रहे बिल्कुल। होते हैं। अभी जैसे मैं ओबेसिटी के हवाले से बात कर रही थी, बहुत सारे लोग फिट रहने के लिए क्या कहते हैं, मैं क्योंकि अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ। मेरी सराउंडिंग में एक पर्सन है, उन्होंने क्या किया कि मैंने ना अब अपनी मेरी शादी आ रही है तो मैं वेट जो है ना अपना मेंटेन रखना चाहती हूँ। दोपहर का खाना छोड़ दिया, सुबह जूस पी के आती हैं, दोपहर में खाना नहीं खाती हैं और एक टाइम का वो खाना खा रही हैं, जिसकी वजह से मैं ये, क्योंकि मैं ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसकी ये जो रूटीन है या ये हैबिट्स हैं ये गलत हैं। तो आप थोड़ा सा मिथ्स के हवाले से बात करें कि जब भी हम वेट गेन करने के हवाले से बात करें या वेट लॉस करने के हवाले से बात करें तो कौन कौन सी मिथ्स हैं जो पाई जाती हैं जिन्हें हमने कवर अप करना है, कॉप अप करना है? मिस तो बहुत आ रही हैं। जैसे ये जो आप बता रही हैं ये क्रैश डाइट में आता है, तो आप ये थोड़े दिन तो कर लेंगे, आपकी बॉडी इसको बियर भी कर लेगी, बट इन द लॉन्ग रन एकदम फिर आपकी बॉडी क्लैप्स करेगी और आप फेडअप होकर पहले से भी ज़्यादा खाएंगे और ये हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा आपका। आपने ना फैट छोड़नी है, ना कार्ब्स छोड़ने हैं, ना प्रोटीन छोड़ने हैं, ना मिनरल, ना विटामिन। लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ छोड़ देते हैं। आप उनसे कुछ कहें ना कि आप खा लें तो कहेंगे हम डाइट पे हैं,
भाई डाइट का मतलब तो खाना है, भूखा रहना नहीं है। अब सिंपल सा फार्मूला कि आपने अपनी डाइट से वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है जो बॉडी में फ़ैट को इंक्लूड कर देती हैं, और वो इंक्लूड करनी है जो फैट को एक्सक्लूड करती हैं, यानी क्लीन ईटिंग। अब आपकी कोई भी मील है ना, तो उसमें इसको पोर्शंस कर लें। एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए जिसमें चिकन, मटन, फिश, बीफ, एग्स, बीन बेस या डेयरी प्रोडक्ट्स की कोई भी प्रोटीन हो जाए। दूसरा पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, रोटी, चावल, रस, अजनास जितनी भी आती हैं वो कार्ब्स में आती हैं, फ्रूट्स इवन। उसके बाद वेजिटेबल्स का एक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और एक पोर्शन आपका फैट्स का होना चाहिए जिसमें नट्स आ सकते हैं, ऑलिव ऑयल आ सकता है, कोई भी गुड सोर्स का जो फैट जो सोर्स है फैट्स का वो आना चाहिए। तो ये आपका हेल्दी मील है। अब इंटरनेशनल जो फार्मूला है 90% लोगों के लिए जो काम करता है वो 40, 40 और 20 का, यानी 40% आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 40% प्रोटीन्स होने चाहिए, और 20% जो है गुड फैट्स, ठीक है, बैड फैट्स नहीं, गुड फैट्स होने चाहिए। तो आपने बढ़ाना है या कम करना है, इसी रेशो के साथ आपने अपनी कैलोरीज को डेफिसिट में लेके आना है, इसी रेशो के साथ आपने सरप्लस में लेके आना। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दुनिया में एक्सरसाइज नहीं है जो आपका वेट लॉस करती है सिवाय कैलोरीज डेफिसिट के। तो ये जेहन में रखना है कि मैं वॉक कर रही हूँ, और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लंबी वॉक जो लोग देखा अक्सर जिम में आके या बाग में देखा जाता है, रोड्स पे देखा जाता है, 1.5-2 घंटे वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव एक्सरसाइज में आती है, ये आपका मसल लॉस करती है। वेट ट्रेनिंग दुनिया में वह तरीका है जो आपको सबसे तेज़ी से वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि आप मसल्स बनाते हैं, और मसल जो है वो आपकी बॉडी का इंजन है, और जो आप खाते हैं उस फ्यूल को वो यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ उल्टा सीधा खा भी लेते हैं तो वो आपका कंज्यूम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बट अगर आप में मसल ही नहीं है, दूसरा उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते, 30s के बाद 40s के बाद आपकी बॉडी सैक्रोपीनिया का शिकार हो जाएगी, यानी एनुअली 1% से 2% आप मसल लॉस करना शुरू कर देते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। फिर क्या होता है, लेटर एजेस में जाके आपसे उठा नहीं जाता। एक तरीका कि आप सीधे उठ जाते हैं, एक है किसी इस चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। अब बंदे तो आप वही हैं, खतून तो आप वही हैं, पर क्या होता है आपके मसल्स में जो जान है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको बनाने का वाह तरीका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और दूसरी सबसे बड़ी जो मिथ है, ख़वातीन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए नहीं करती कि उन्हें लगता है कि हमारे मसल्स बन जाएंगे, हम बंदों की तरह ब्रॉड हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो फीमेल्स की सारी बॉडी को डिक्टेट करता है, आपकी स्किन, इलास्टिसिटी, बाल, ईच एंड एवरीथिंग। और मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल बॉडी की फंक्शनैलिटी को डिक्टेट करता है। तो जो बॉडी बनाना, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वो मेल में सारा टेस्टोस्टेरोन से होता है। मेल में भी एस्ट्रोजन होता है, बट बहुत बैलेंस और कम रेशो में अल्लाह पाक ने वो रखा है। और इसी तरह फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, बट उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि वो आपके मसल बना सकते। आप जो मर्जी कर लें, आपके मसल नहीं बन सकते। इधर लड़के जो इतने सालों से लगे हुए हैं उनके नहीं बनते, तो आपके कहाँ से बनने हैं। और उसका दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वो ये होता है कि जब आप मसल पे वेट डालती हैं तो वो लोड आपकी बोन्स टेंडेंसी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स पे भी आता है, जिससे आपकी टेंडन जो है, लिगामेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आप में लेटर एजेस में हड्डियों के फ्रैक्चर का ख़तरा जो है वो बहुत कम हो जाता है। देखा गया रिसर्च में साबित हुआ कि 95% प्लस लोग जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेल फीमेल करते थे उनको कभी भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, और दूसरे लोग जो नहीं करते थे उनको बहुत जल्दी फ्रैक्चर गिर गया, हड्डी टूट गई, हड्डियों में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बेली फैट जो है वो बड़ा इशू रहता है ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में भी। तो ये एक्सरसाइज से क्या हम इस इशू को भी कॉप अप कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो क्या क्या डाइट आप रेकमेंड करते हैं? कौन सी एक्सरसाइज जो है वो हम उससे आगाज़ कर सकते हैं? मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज़ की कि वेट लॉस, पेट लॉस की कोई एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज नहीं। अक्सर हम यूट्यूब पे देखते हैं कि ये कर लें 5 मिनट में आपका फ़ैट ख़त्म हो जाएगा, ये कर, वो एक ट्रिक है आपको सिर्फ व्यूज़ लेने का। अदरवाइज़ अगर आप डेफिसिट में नहीं हैं, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपकी बॉडी में 1 पाउंड जो फ़ैट है वो 2500 से 3500 कैलोरी से मिलकर बनती है, ठीक है। आप 1 घंटा डेली वॉक कर लें, आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें, आप 200 से 250 कैलोरीज जो है वो बर्न करते हैं, और पूरे हफ्ते में आप 1 पाउंड फ़ैट नहीं बर्न कर सकते। वो तब होगी जब आप डेफिसिट में हैं, 250-500 कैलोरीज का डेफिसिट होगा। और डाइट किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ये मसला आ रहा है कि अपनी सेहत को तरजीहात में तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि आगाज़ कहाँ से किया जाए। इस पर बात करेंगे, वक्त है जी ब्रेक का। स्टे विद अस।
बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िटनेस का ख्याल रखना भी बहुत अहम है। लेकिन फ़िटनेस का जब भी हम फ़िटनेस के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी मिथ्स, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में कॉप अप कर रहे हैं। नवाज़, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारी मिथ पाई जाती हैं, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जो कि एक्सरसाइज को हमारे लिए पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया जाए बल्कि उसके नेगेटिव असरात आ रहे होते हैं। ऐसी एक मिथ पाई जाती है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्वेटिंग नहीं हो रही तो उस वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? अगर दुरुस्त नहीं है तो क्या सिर्फ मिथ है ये? हाँ जी, बिल्कुल मिथ है। स्वेटिंग का कोई लेना देना नहीं आपकी वेट लॉस से। अक्सर लोगों को देखा गया है जैसे जिम में मतलब वो पंखा बंद करके गर्मियों में, शदीद गर्मी के मौसम में कि ज़्यादा स्वेटिंग आएगी तो हम ज़्यादा जो है वो वेट लॉस करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वेटिंग जो अल्लाह पाक का सिस्टम है आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी को जब गर्मी फील होती है तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो खुलते हैं, उसमें से पानी निकलता है, उसको ठंडा करने के लिए, उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। वेट लॉस का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर आप सिर्फ गर्मियों में पंखा बंद करके बैठे रहें और हफ्ते बाद 5-7 किलो वेट लॉस कर लें, तो उसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। बिल्कुल इसी तरह से है। और इसके साथ साथ अगर हम फ़िटनेस रूटीन के हवाले से बात करें तो अमूमन ख़वातीन ये बात करती हुई दिखाई देती हैं कि उनका सारा काम जो है वो घर के कामों में बिज़ी होता है, मसरूफ़ होता है, तो अमूमन वो इसे ही अपनी फ़िटनेस रूटीन का एक हिस्सा तस्वुर कर लेती हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें भी फ़िटनेस रूटीन में आती हैं या इसके लिए हमें सेपरेटली थोड़ी सी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल भी फ़िटनेस का हिस्सा नहीं है, आपके घर के काम है। मतलब आप घर में क्या काम कर रही हैं, खड़े होके आप रोटी बना रही हैं, आटा बना रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो छोटी छोटी आपकी मूवमेंट्स है। जो एक्सरसाइज है वो एक स्पेसिफिक टाइम में किसी मूवमेंट को आप डिफरेंट एंगल्स में स्पेसिफिक टाइम के लिए रोटेट करते हैं, बार बार करते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऊपर जाता है, तो वो एक्सरसाइज में आता है। घर के काम जो है ना, अक्सर ख़वातीन ये कहती पाई जाती हैं कि हम सारा दिन घर में इतना काम करते हैं, वो काम है, वो आपकी एक्टिविटी। इसी तरह मेल जो है ऑफिस में काम करते हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें आपकी बॉडी एक डिफरेंट सिनेरियो में जाती है। आप रनिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप योगा करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी एक डिफरेंट फेज़ में जाती है जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, आपका कोर का टेम्परेचर बढ़ता है, आपके मसल जो है वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फाशिया को तोड़ते हैं, उसके बाद उसकी रिकवरी होती है। न्यूट्रेंट अगर आप अच्छे रहते हैं, स्लीप अच्छी रहते हैं, तो वो एक्सरसाइज में आती है। ये घर के काम जो हैं ये आपकी एक्सरसाइज नहीं, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। बिल्कुल। अब इसमें मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है पुट करना पड़ेंगी कि आप सुबह उठें, अच्छे से एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं और अपने लिए जो है टाइम निकालना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवाज़, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी हम फ़िटनेस रूटीन के हवाले से बात करें, अमूमन कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हम आम तौर पर कर रहे होते हैं जिसके असरात, जो रिज़ल्ट हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे होते? अक्सर देखा गया कि बच्चे जिम में आते हैं तो एक बच्चा है जिसका वेट है 120 किलो और एक है जिसका 60 किलो। 60 किलो वाले ने बढ़ाना है और 120 किलो वाले ने कम करना, ठीक है। अब दोनों सेम एक्सरसाइज करेंगे, सेम वेट लगाएंगे और साथ गप्पे मार रहे होंगे। गप्पे मारने से मुराद ये है कि उनका माइंड मसल कनेक्शन नहीं है। अब उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ है कि मंडे को हमने चेस्ट करनी है, नेक्स्ट डे हमने शोल्डर करना है, फिर आर्म, लेग, मतलब उनका एक पैटर्न सेट है। कई साल से उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। रैप रेंज उनकी वो स्पेसिफिक है। पहले ही उन्होंने सोचा हुआ कि 8 रैप करने हैं, तो वो 7 बातें भी कर रहे हैं, 7 रैप भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन ही नहीं बनता। इसको इस तरह ले लें कि क्लास में आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं पर आपका माइंड कहीं और है, वो घंटा बोलते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आनी। रीज़न क्या है कि आपका माइंड वहाँ पे अलर्ट नहीं है। तो मसल और माइंड कनेक्शन जो बेसिक चीज़ है कि आप जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल पे आपका लोड भी आना चाहिए। दूसरा, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिम में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि यार अगर इसने 10 किलो वज़न उठाया ना तो मेरी रहती नहीं जब मैं 50 किलो ना चुका हूँ। उसमें आप इंजरी भी कर सकते हैं, आपकी फॉर्म भी ख़राब होगी, आप अपनी मसल को, टेंडन को भी डैमेज करेंगे, तो जोर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इंजरी होगी। ईगो लिफ्टिंग है। दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ फिटनेस के लिए आते हैं, जिनकी ये ईगो नहीं, वो इस चीज़ से गुजर चुके हुए हैं, वो सिर्फ अपनी फॉर्म ठीक रखते हैं, वेट मुनासिब रखते हैं। एक बंदा अगर 50 किलो उठा सकता है तो वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और एक बंदा अगर 10 किलो उठा सकता है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो उसके लिए मैक्सिमम लोड है, वो उसके लिए मैक्सिमम लोड है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी कैपेसिटी क्या है। दूसरा ये है कि उसके बाद जो मील लेना उन दोनों ने, 120 किलो वाले ने और 60 किलो वाले ने, वो सेम लेना है।
अब उसमें कन्फ्यूजन ये है कि जो बिल्कुल कम करने वाला है वो भी उतना ही खा रहा है, जो Same ज़्यादा करने वाला है वो भी उतनी कैलोरी। अब जो उसके लिए सरप्लस है वो उसके लिए डेफिसिट है, और जो उसके लिए डेफिसिट है उसके लिए सरप्लस है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो जिम का वर्कआउट है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी रेप रेंज क्या होना चाहिए, उसका रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए। अगर आपने लूज़ करना है तो आप कितने कैलोरीज के डेफिसिट में आएंगे, अगर आपने बढ़ाना है तो कितने कैलोरीज के सरप्लस में आपने जाना है, और क्या रूटीन आपने फॉलो करनी है, क्या डाइट आपने फॉलो करनी है। अब मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट, मेरी हाइट, मेरी एज, मेरा वेट डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। अब जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। तो यूट्यूब से देख के कभी भी आपने कुछ नहीं करना। ये ऐसे ही है कि जैसे आप यूट्यूब से देख के ऑपरेशन नहीं ना कर सकते, इसी तरह आप अपने लिए नहीं कर सकते। तो जिस बंदे ने वीडियो अपलोड की है वो उसके लिए है। अब आपको नहीं पता कि उसके पीछे उसकी कितने साल की एफर्ट है, उसका क्या सिनेरियो है, तो आप उसको देख के अपना आप ख़राब मत कीजिए। ये भी बात है कि नवाज, जैसे कि आपने अक्सर बात करते हुए देखा होगा कि अमूमन लोग ये बात करते हैं कि जो सुबह की एक्सरसाइज है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, रात की एक्सरसाइज के ये नुकसानात होते हैं। ऐसी डिफरेंट हमने देखा है कि बातचीत चलती रहती है। तो एक्सरसाइज का सही टाइम भी होता है या किसी भी टाइम एक्सरसाइज की जा सकती है? देखिए, एक्सरसाइज आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ विल। अगर आप करना चाहते हैं आप रात के 3 बजे उठ के भी कर सकते हैं। पहले अगर आपको याद हो पुराने वक्तों में हमारे बड़े बुजुर्ग तहज्जुद के वक्त उठ के नमाज़ पढ़ के वो निकल जाते होते थे एक्सरसाइज करने, वॉक करने, दौड़ लगाने वगैरह वगैरह। कोई लोग दोपहर के टाइम करते हैं, कबड्डी के प्लेयर्स हैं, दूसरे शाम को करते हैं। तो एक्सरसाइज का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टाइम करें। तो वो बहुत आगे आप जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी रिजल्ट्स के लिए चाहिए, उसके लिए आप स्पेसिफिक लेवल के लिए। बट एक आम आदमी जिसको लिए फिटनेस चाहिए ना, उसके लिए कोई वक्त नहीं है। आप किसी टाइम भी 24 घंटे में कर सकते हैं, बट करें ज़रूर। सही। और सुबह के अगर एक्सरसाइज के हवाले से बात करें तो अमूमन बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इसका इम्पैक्ट सेहत पे ज़्यादा होता है। तो बीइंग अ ट्रेनर आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? देखिए, सुबह उसका एक फ़ायदा, अगर फ़ायदे की बात करते हैं, हर चीज़ के प्लसेस और माइनसेस हैं कि आप सो के उठे हैं तो आप फ्रेश हैं, ठीक है, आपको कोई काम नहीं है, आपके पास फ्री टाइम है, आप कर सकते हैं। अब जो लोग सुबह नहीं करते वो शाम की ये वजह पेश करते हैं कि यार सुबह सुबह काम है, ऑफिस जाना, अर्ली निकलना होता है, शाम को हम आ गए हैं, अब हम आराम से एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है आप एक्सरसाइज लाजमी करें। आपकी बॉडी उस टाइम भी आपको रिस्पॉन्स करेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, करने वाले बने आप। बिल्कुल इसी तरह से। और एक और चीज़ है कि सर्दियों में अक्सर औकात लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि वेट गेन ज़्यादा हो जाता है और ख़ासा सर्दियों में मुश्किल हो जाता है वेट लॉस करना भी। तो बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं कि आया ये बात कितनी दुरुस्त है या ये भी सिर्फ मिथ की हद तक है? ये मिथ ही है। गर्मी सर्दी का वेट लॉस वेट गेन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप आलसी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, निकलते नहीं, बैठे रहते हैं। सर्दियों में वैसे मौसम ज़रा कहते हैं ना लोग ज़िंदगी स्लो हो गई है, तो आपने रज़ाई से निकलना ही नहीं है, आपने निकल के कहीं जाना ही नहीं कि ठंड ना लग जाए। तो गर्मी हो या सर्दी हो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही ज़रूरत रहती है। दूसरी बात है कि सर्दियों में लोग जो है ना पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, वॉशरूम ना जाना पड़े, ठीक है, उसकी वजह से आपके पट्ठों में कड़ाव होना शुरू हो जाता है। और जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो जाता है, ठीक है। जब वो स्लो होता है तो आपकी फिर गट हेल्थ भी है जो वो मुतासर होती है, आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होती है, तो आपका वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। याद रखिए, अगर आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, वाटर इनटेक आपके लिए सबसे ज़रूरी टूल है। सही। पर 20 kg 1 लीटर पानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 20 किलो वेट है, 1 लीटर, 40 है 2 लीटर, 60 है 3, 80 है 4 लीटर। हाइड्रेट रहने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते। आप अपने सराउंडिंग में देख लें, कोई बंदा भी इतना पानी नहीं पीता होगा। आजकल हम चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या गर्म मशरूबात ज़्यादा पीते हैं, और चाय की ये क्वालिटी है कि वो प्यास को आपकी को कंप्रेस करती है। तो वाटर इनटेक आप अपना पूरा रखें। मौसम का कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि सर्दियाँ आने से वेट बढ़ जाना है। सर्दियाँ आने से वेट इसलिए बढ़ता है कि आप हलवे खाना शुरू कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। खाना आप जितना जल्दी शाम को खा लें उतना बेहतर है। बट हमारे यहाँ रवाज है कि डिनर जितना लेट होगा उसके बाद फिर स्नैकिंग शुरू हो जाएगी, पिज़्ज़ा आ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स आ जाएगा, वो फिर अब सामने अगर आ गए हैं तो जब तक ख़त्म नहीं होने हमने छोड़ने नहीं है। तो उसकी रीज़न यही है कि आपकी जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भी आप फ़ास्ट फूड का जिक्र कर रहे हैं तो मैं उन तमाम तर लोगों के सवालात जो है वो आप तक पहुँचाऊँगी। तो अमूमन फ़ास्ट फूड से लोग इज्तनाब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आया उन्हें वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है।
तो फास्ट फूड क्या कितनी मिकदार में लिया जा सकता है? जैसे अक्सर औकात हमने देखा है कि हम लोग एक चीट डे रखते हैं, वीक में एक चीट, और अक्सर औकात 2 दिन भी वीक में चीट डे होता है। तो ये चीज़ें हमारी फ़िटनेस रूटीन पे कितना इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं? देखिए, अगर आपको पता है ना कि आपकी कैलोरीज इनटेक कितना है और एक स्लाइस में आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं साइज़ के, तो कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं। इवन आप पराठा खा के वेट लूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा खा के कर सकते हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं। आप उसको अपने कैलोरीज काउंट में एडजस्ट कर लें, बट अगर ना खाएं तो बेहतर है। चीट डे की बजाय आप चीट मील करें, सारा दिन ना करें चीट मील, एक मील रख लें खुद। उसको चीट मील की बजाय ना रिवार्ड मील कह लें कि आपने पूरा हफ्ता बड़े अच्छे से डाइट की है और अपनी बॉडी को आप रिवार्ड दे रहे हैं, तो एक मील दें जिसमें आप अच्छे से खाएं। तो कोई ऐसा इशू नहीं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है या आपका वेट लॉस है वो इफ़ेक्ट होगा उसमें। फिर ये है कि वो चीट मील करके दूसरा मील नहीं खाना साथ, तो आपने उस मील को एडजस्ट करना अपने कैलोरीज काउंट में, तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप कर सकते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की वीडियो जिसमें वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हम चावल नहीं खाते फ़िट रहने के लिए, हम इस चीज़ से जो है अपनी इस चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया हुआ है, कॉप अप कर दिया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये रूटीन जो है ये ठीक है? मतलब हम राइस भी अपनी रूटीन से निकाल रहे हैं, हम गंदम की रोटी जो है इसे भी हमने एक तरफ कर दिया है, सिर्फ जूसेस पे गुजारा कर रहे हैं, या सिर्फ एक एग जो है वो हमने शामिल कर लिया सुबह की रूटीन में। ये चीज़ें हमारी डाइट के लिए सही हैं या गलत हैं? इस पर हम बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़िटनेस के हवाले से। आज के दौर में फ़िट रहना बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब नामुमकिन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट्स करना पड़ेंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं नवाज़ आपसे बात कर रही थी कि हम बात कर रहे थे चावलों के हवाले से, गंदम के हवाले से। कहा यह जाता है कि चावल जो हैं वो फ़िटनेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने मुझे बताना है कि क्या वाकई ये हकीकत है? क्या जो लोग फ़िट रहना चाहते हैं उन्हें अपनी रूटीन से चावल भी रिमूव करने पड़ेंगे, गंदम की रोटी जो है इसे भी अब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं साल से चावल भी खाता हूँ, डेली रोटी भी खाता हूँ, तो सब लोग खाते हैं, खाने चाहिए, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। टिल देन जब आपको कोई मेडिकल कंडीशन स्पेसिफिक ऐसी नहीं आ जाती और डॉक्टर आपको मना करता है, तो चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी कार्बोहाइड्रेट है, जितनी भी अजनास है, जो जवी जवार वगैरह बाजरा, जितनी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं, जितना फ्रूट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितना दुनिया का मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टाइप लेनी है। ये मिथ्स है कि ये छोड़ दो इससे ये हो जाएगा, ये छोड़ दो इससे ये हो जाएगा। लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपकी बॉडी का फ्यूल है, आपके माइंड का फ्यूल है, आपका दिमाग इससे चलता है। अब 4-5 दिन हफ्ता कर लेंगे, उसके बाद आपका दिमाग जब सुन्न हो जाएगा और आप डिज़ी हो जाएंगे, आपसे काम नहीं होगा, एनर्जी नहीं रहेगी आप में। तो आपने काम भी तो करना ना, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, क्रैश डाइट की तरफ आपने नहीं आना। तो आपको खाना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि 40-40-20 की रेशो, 40 कार्ब्स, 40 जो है आपकी प्रोटीन और 40 जो है वो आपकी गुड फैट्स होनी चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि आपने कंपाउंड कार्ब्स लेने हैं, आपने कम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं। कम्प्लेक्स कार्ब जो है वो स्लो रिलीजिंग होते हैं, जैसे जो है और आपके आ जाती है ये ऑट्स आ जाते हैं, ये आपकी बॉडी में स्लो रिलीजिंग है। और जो कम्प्लेक्स का कंपाउंड कार्ब्स हैं वो इंस्टेंट आपकी शुगर जो है उसको स्पाइक करते हैं, इंसुलिन को फ़ौरन जाकर ब्लड में शामिल होते हैं और आपकी इंसुलिन को जो स्पाइक करते हैं। जैसे आपने अभी बात की, आपके कुछ जानने वाले हैं वो फ्रूट जूसेस पीते हैं, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, तो वो इंस्टेंट आपकी शुगर को जो है वो स्पाइक करते हैं और वेट लॉस से ज़्यादा जल्दी से होता है और आपकी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्पाइक करती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फिर ग्लाइकोजन में होता है, फिर आपके मसल में वो स्टोर होता है। तो आप हेल्दी कार्ब्स लें, इसी तरह हेल्दी फैट्स लें, हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन लें, तो आपको कुछ भी नहीं होता। आप सारी चीज़ें खाएं, अल्लाह पाक ने आपके लिए पैदा की हैं, बट तरीके से खाएं, वैश्यों की तरह बैलेंस नहीं। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नवाज़, आपने ये भी देखा होगा अपनी सराउंडिंग में भी और सुना भी होगा, ब्राउन ब्रेड का तस्वुर पाया जाता है कि जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं कि रोटी को एब्स्ट्रैक्ट करके हम ब्राउन ब्रेड की तरफ आ जाते हैं। तो क्या ब्राउन ब्रेड वाकई ही वेट कम कर देती है? हमें इसे रोटी के रिप्लेसमेंट में लेना चाहिए? अब देखें, रोटी गंदम से बनती है, ब्राउन ब्रेड भी गंदम से ही बनती है, पर अगर आपने कभी देखा कि रोटी ब्राउन कलर की हो? नहीं, कभी नहीं होता। तो ब्रेड कैसे ब्राउन होती है? उसमें कैरेमल कलर ऐड किया जाता है, उसमें शुगर ऐड की जाती है, उसमें दूध ऐड किया जाता है, उसमें दूसरे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो उसको ब्रेड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो कैलोरीज में वो ज़्यादा ख़तरनाक है रोटी के निस्बत। रोटी तो आपने खुद बनानी है, उसका नहीं आपको पता कि उनके हाथ साफ थे या नहीं थे,
क्या उन्होंने डाला क्या नहीं डाला। तो आप उसकी बजाय अगर आपको रोटी नहीं पसंद, आपने बहुत ज़्यादा ही करना है, तो आप मिक्स ग्रेन आटा ले लें जिसमें डिफरेंट अजनास हों, गंदम भी हो, जवी भी हो, जौ भी हो, जवार भी हो, बाजरा भी हो, कैनवा हो, आप उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मकई ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाएगा और आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, आपको फाइबर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपका पेट भी भरेगा, फुलनेस की फील आएगी और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और वेट लॉस भी कर सकेंगे, इंसुलिन भी आपकी स्पाइक नहीं करेगी। बिल्कुल सही। और इसी तरह से अगर हमने एक डे के जो पोर्शंस हैं डिवाइड करने हैं, उसे आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि डाइट के हवाले से हम दिन में ये पोर्शन जो है वो बना सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ब्रेकफास्ट जो है नहीं कर रहे होते, वो क्या करते हैं कि दोपहर में कुछ ना कुछ स्नैक्स ले लिए और रात का डिनर कर लिया। तो एक आइडियल और बैलेंस डाइट के अगर हमने पोर्शंस बनाने हों तो वो क्या होंगे? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं 70% ओबीस रेट उनमें ज़्यादा होता है और उनकी बेली फैट ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिन का आपका जो मील है वो आपका ब्रेकफास्ट है। रात आप सोएं हैं 8-10 बजे, उसके बाद आप सुबह उठें, ठीक है, और आप दोपहर तक कुछ नहीं खाते, तो आप काम तो कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो आपने अपना वो मील स्किप कर दिया। कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले पहले मैक्सिमम 10 बजे से पहले तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे या तो रवाज है कि सुबह का नाश्ता इतना हैवी हो कि वो स्टमक को चैन ही ना मिले। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग भूख से नहीं खाते, हम लोग टाइम से खाते हैं। मतलब खाने का आप घर से खा गए हैं ना, लेट उठे हैं, तो दोपहर आप अपने ऑफिस में आए हैं तो वहाँ पे लंच चल रहा है, तो उन्होंने कहना आ जाओ, रोटी का टाइम हो गया, आ जाओ, तो आपने खाने लग जाना। भूख से नहीं खाना। जब तक आपको भूख नहीं लगती आप मील मत लीजिए, आप अपने स्टमक पे, अपनी बॉडी पे बर्डन डालेंगे। और अगर आपके 3 मील ही हैं, अब गोरा क्या करता है, वो ये करता है कि आपके ये 3 मील है ना, तो इसको डिवाइड कर लेता है 6 में, 7 में, 5 मील में। मतलब मील क्वांटिटी आपकी उतनी है पर उसके जो पोर्शन हैं वो आपने बना लिए। वो कहता है कि आपका जो एक पोर्शन है वो आपके एक हैंडफुल के बराबर होना चाहिए, एक मुट्ठी के बराबर। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पे बोझ भी नहीं पड़ता, स्टमक उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है और आपकी बॉडी जो बड़ा लाइट फील करती है। ये ऐसे ही है कि आपको कह दिया जाए ये 3 सोफे उठा के एकदम लेके जाने हैं तो क्या होगा, मुश्किल होगी। अगर आपसे कह जाए एक एक करके ले जाएं तो कोई भी बंदा उसे आसानी से ले जा सकता है। तो आप अपनी बॉडी पे लाइटर वेट रखें, उस पर बर्डन ना डालें। और सुबह का नाश्ता आप करें अच्छे से, दोपहर का उससे लाइट करें, रात का उससे भी लाइट करें। बट हमारे ट्रेंड उल्टा है, सुबह का हमने खाना नहीं है, दोपहर शायद कुछ खा लें और रात हमने ऐसा खाना है, वो तो बड़ा तगड़े वाला खाना, फिर नींद भी नहीं आती लोगों को उस वजह से, वो इतनी आपको एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो बैलेंस डाइट रखें, क्लीन डाइट रखें, हेल्दी डाइट रखें, ताकि आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो सके और आप अपने काम भी अच्छे से करें। बिल्कुल। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों का वाटर इनटेक कम हो जाता है और इसमें बहुत सारे लोगों का पानी पीने को दिल भी नहीं करता क्योंकि अमूमन प्यास नहीं महसूस हो रही होती। तो हम क्या करते हैं, वाटर इनटेक के रिप्लेसमेंट कर देते हैं जूसेस वगैरह। ये प्रैक्टिस ठीक है कि अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं तो हम जूसेस का इस्तेमाल जो है हमने बढ़ा दिया है, तो क्या पानी का जो नेमल बदल जूसेस हो सकते हैं? नहीं, पानी का नेमल बदल जूसेस इस तरह नहीं हो सकते कि जूसेस में आपको शुगर कंटेंट बहुत मिलता है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट जूस पीने की बजाय आप फ्रेश फ्रूट खाएं, क्योंकि उसके साथ आपको पल्प भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है। अब अगर आप वैसे सेब खाते हैं तो आप एक सेब खाएं। बिल्कुल इसी तरह से ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। फिटनेस बरकरार रखने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि हम अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, लेकिन ये गलतियाँ जो हैं ये हमारे फिटनेस गोल्स को मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं। फर्दर भी इस पर बात करेंगे, वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फ़िटनेस गोल्स किस तरह से अचीव किए जाएं। जब भी हम फिटनेस के हवाले से बात करते हैं, लाइफस्टाइल हमारे जहन में सबसे पहले आता है। कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हम कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर किया जाए। शुगर है, हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए, बेहतर किया जाए। ओबेसिटी है, ओबेसिटी पे भी हम यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि लाइफस्टाइल बेहतर किया जाए। लेकिन नवाज़, जैसे कि मैं ब्रेक के दौरान आपसे बात कर रही थी कि एक हैबिट है, एक इंसान की नेचर है जो 20 से 25 साल उसके साथ साथ रही है, और अचानक से जब बात की जाती है लाइफस्टाइल चेंज कर लिया जाए, अपने पैटर्न को चेंज किया जाए, तो ये पैटर्न तोड़ना आसान नहीं होता है। तो ये कैसे तोड़ा जाए? There is will, there is a way. If you want to do something, you will find the ways how to do the things.
इफ़ यू डोंट वांट टू डू द थिंग यू जस्ट फाइंड एक्सक्यूजेस। पंजाबी में कहते हैं कि ना करन दे 100 बहाने तो करन दा एक नहीं। इसमें मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा थ्रू आउट द लाइफ स्मोकिंग करता आ रहा है, ठीक है, ड्रग्स करता आ रहा है। अब एक स्टेज ऐसी आ गई, उसकी बॉडी क्लैप्स कर रही है, वो बियर नहीं कर रही, कैंसर हो गया या कोई भी ऐसा कॉज हो गया, तो आप क्या ये एक्सक्यूज़ देंगे कि यार मेरी ये रूटीन है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, तो सो मैं सिगरेट ज़रूर पीऊँगा या ड्रग ज़रूर करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर जो है वो एक लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है। एक तो है कि आपकी जेनेटिक्स में आ रही है, आपकी फैमिली में है, वो इनहेरिटेड है, तो उसके चांसेस आपको ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए। हेल्थी ईटिंग, स्लीपिंग और एक्सरसाइज से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी है जो आप अपनी हरकतों की वजह से खुद को लगा लेते हैं। तो लाइफस्टाइल ही सारा कुछ है कि आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल, अब आप चले जाएं आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले, आप किसी हमारे बड़े बुजुर्ग को, बड़ों को शुगर का नहीं था पता, ब्लड प्रेशर का नहीं पता, क्योंकि उन लोगों का एक लाइफस्टाइल था कि उन्होंने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, हेल्दी से हेल्दी मक्खन पराठे खाने हैं, उसके बाद उन लोगों ने काम इतना करना है कि वो डाइजेस्ट करना, और शाम को उन्होंने जल्दी सोना है। सारा फूड जो था वो ऑर्गेनिक था। पहले गोरों ने लगा दिया बनास्पति घी खाएं, ये जो ऑर्गेनिक देसी घी, इसको छोड़ दें, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया दोबारा ऑर्गेनिक्स की तरफ आ रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिए गए कि ऑर्गेनिक्स चीज़ें जो हैं वो आप लें, वो आपके लिए हेल्दी हैं। अब क्या है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, हमने रात लेट तक जागना है, सुबह देर तक उठना है। तो नौज़बिल्लाह, पता नहीं, हमें लगता है अल्लाह मियां से गलत बन गया है कि रात जागने के लिए दिन सोने के लिए। हम लोगों का लाइफस्टाइल ये हो गया, तो आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं करती। जैसे आप देख लें, जो लोग लेट नाइट्स जागते हैं तो आपके जो पैंक्रियाज हैं वो सोते ही नहीं, वो इंसुलिन बनाए जाते हैं। अब नेचुरली अल्लाह मियां का सिस्टम है कि जब सूरज ग्रूप होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आप उसके साथ आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, स्वीटनेस स्टफ, फ्राइड स्टफ, फास्ट फूड, जंक फूड लेते हैं, तो आपका वेट प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो आपकी हैबिट ऐसी है कि आपने अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट कर रखा है। अब जितनी देर आपने जागना है, आपके पैंक्रियाज जाग रहे हैं, और आपको जब जागते हैं तो भूख लगती है, भूख लगनी है तो आपको क्रेविंग होनी है, जो भी उल्टा सीधा आपको उल्टा ही मिलना है, आपने खा लेना। जब आपके पैंक्रियाज लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन गई है, तो अगले दिन आपको भूख फिर ज़्यादा लगनी है, आपने ज़्यादा खाना है, तो फिर वो साइकिल आपका चलता रहना। अगर आप टाइम से सो जाएं, आप एक्सपीरियंस करें, कभी आप अर्ली सो गए हैं तो रात उठ के आपने कुछ खाया कभी नहीं। तो जब आप खाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी भी रेस्ट पे, आपकी बॉडी रिकवरी पे चली गई है। जब आप सोते हैं आपकी बॉडी रिकवर करती है। अब देखें, जब आप जितना मर्जी थके हैं, आप सो के उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, क्यों? आपकी बॉडी रिकवर कर रही है। तो आप रिकवरी का बॉडी को मौका ही नहीं देते, स्ट्रेस में डाला हुआ है अपने माइंड को भी। सूर्य ग्रूप होने के बाद हम लोगों को नींद आती है। नींद कब आती है? जब लाइट ऑफ होती है, अंधेरा होता है, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड मेलाटोनिन रिलीज़ करता है, जो आपका स्लीप हार्मोन है। अमूमन नवाज, हमने ये भी देखा होगा कि अक्सर औकात ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर हम 9-10 बजे सो जाएं तो हमें बड़ी अच्छी नींद आती है, और इसके बाद अगर हम सोने का ट्राई भी कर रहे होते हैं तो हम अपने स्लीप साइकिल जो है उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीज़न यही है ना कि आप लाइट नहीं ऑफ करते, आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता कि अंधेरा हुआ है और मैंने सोना। जब आप लाइट ऑफ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हमारे हाथ में आ गए हैं, इन्होंने बेड़ागर कर दिया है, इसकी लाइट्स आपको नहीं सोने देते, अब तो माइंड को सिग्नल नहीं जाता। आप लाइट ऑफ करें, एक स्पेसिफिक टाइम रखें कि इतने बजे मैंने सोना है, उस टाइम आप लेट जाएं। 40 दिन अगर आप ये प्रैक्टिस करती हैं ना, आपकी बॉडी अडॉप्ट करती है, 40 दिन के बाद आपका स्लीप पैटर्न जो है वो पक्का हो जाता है। बट हम लोग ऐसे हैं, वो एक रील चलते चलते वो आपको पता ही नहीं चलता 1-2 बज जाते हैं। तो आपका माइंड मेलाटोनिन रिलीज़ ही नहीं करता। वो तब करेगा जब उसको सिग्नल जाएगा कि अंधेरा हो गया, सोना है, अब रेस्ट करना है। अब आप उसको ज़बरदस्ती जगाते हैं, आपका दिमाग बना ही नहीं लेट जागने के लिए, अल्लाह पाक ने रात बनाई इसलिए है कि आप रेस्ट करें, बट आप उस पर स्ट्रेस डालते हैं, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में आती है। फिर क्या होता है? डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, दूसरी बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन आपके हो गया, आपकी लीवर की जो फंक्शनलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। जब आप सोते हैं तो पूरी बॉडी आपकी रिकवर होती है, आपकी स्किन रिकवर होती है, बट हम उसको ये करने का मौका नहीं देते। कौन सी 3 आदतें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं जिस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता? आप क्या सजेस्ट करते हैं? जल्दी सोएं, जल्दी जागें, हेल्दी खाएं। ये 3 बातें ज़िंदगी खूबसूरत लाइफस्टाइल का। खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल।
और हम इसके बरक्स कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि रात की रूटीन हमारी इतनी डिफ़िकल्ट है, हम रात के 1-2 बजे तक जाग रहे होते हैं, खाना खाने में हम बड़ी बेहतियाती कर रहे होते हैं। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज और अपना स्लीप साइकिल जो है उसे थोड़ा सा स्केड्यूल करें तो सारी मुश्किलात का हल है और आपके फ़िटनेस गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज़ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। छोटी छोटी सी टिप्स थी खूबसूरत ज़िंदगी और फ़िटनेस गोल्स को अचीव करने के हवाले से। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अब ताख़ीर होगी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कहीं से भी हम किसी भी चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।